नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और आज दंगल का मुद्दा उसी बंगाल का जहां चुनावी इतिहास बताता है कि बिना हिंसा के वहां पर चुनाव हो पाना अब तक तो कम से कम मुमकिन नहीं हुआ। और यह बात हम आज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज पहला दौर था और पहले दौर में भी आज बंगाल से कई जगहों पर हिंसा की खबरें आई, झड़पों की खबरें आई, शिकायतें हुई। सिर्फ एक पार्टी नहीं, 3 बड़ी पार्टियों ने, टीएमसी, बीजेपी और सीपीएम ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए बंगाल चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। आज बहस इसी मुद्दे पर होगी कि क्या बंगाल का चुनाव बिना हिंसा के नहीं हो सकता। बताएंगे आपको कौन कौन से मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले आज दिन भर की ग्राउंड रिपोर्ट बंगाल की आपको दिखा देते हैं। बंगाल में पहले दौर का चुनाव एक घमासान और बगैर हिंसा और झड़प के मतदान पूरा हो जाए, ये शायद बंगाल के इतिहास ने कभी नहीं देखा है। आज भी ऐसा ही हुआ। अलग अलग मतदान क्षेत्रों में तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने अपना बाहुबल दिखाया। मतदान के दौरान मारामारी हुई, धक्का मुक्की हुई और फिर आरोपों के साथ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया गया। नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि उनकी कार पर हमला हुआ है, ड्राइवर की पिटाई की गई। हालांकि वो वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन कार को काफी नुकसान पहुंचाया गया। 11 बजे यहाँ पर पहुंचा, तब यहाँ के जो प्रधान है, ग्राम पंचायत के प्रधान नमिता दास, उसके हस्बैंड राव गोविंद दास के नेतृत्व में 10-12 लोग बूथ के अंदर घुस के मैं क्यों आया हूँ बूथ में, इसके लिए वो पूछने लगे, स्लोगन देने लगे। सीआरपीएफ पूरा एकदम चुप था, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। उसके बाद वो लोग बाहर आए, भीड़ एक जमा हुई, उनके साथ ही 3-4 हमारे कार्यकर्ताओं को बाहर बहुत बुरी तरह से मारने के बाद मेरे ड्राइवर को मारे और उसके बाद मेरे गाड़ी के साथ ऐसे। सोमेंदु अधिकारी की गाड़ी में तोड़फोड़ की शिकायत के साथ बीजेपी नेताओं का एक दल कोलकाता में चुनाव आयोग पहुंच गया, टीएमसी पर एक्शन के मांग के साथ। घोषित लोग जो रिगिंग के अपराधी रहे पहले, उन लोगों ने ही ये काम किया। यदि ये लोग राउंड अप हो जाते तो 10% पोलिंग बूथ पर भी इस प्रकार की हरकत नहीं होती। पर सेकंड फेज में ये बहुत जरूरी है कि जो लिस्टेड अपराधी हैं उनको राउंड अप किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और जब मतदान पूरा हो जाए उसके बाद ही छोड़े। तो मैं समझता हूं कि शायद निश्चित रूप से शांतिपूर्ण मतदान होगा। ये बंगाल के इतिहास में एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा 4 दशक के बाद। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, टीएमसी ने आरोप लगाया कि पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके ब्लॉक यूथ अध्यक्ष की जमकर पिटाई की है। जिस प्रकार से भाषा व्यवहार कर रही हो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेकर के हमारे नेताओं के बारे में, और उनके साथ काम किए हुए लोग जो आज अलग हो गए उनके बारे में इस पर शब्द प्रयोग कर रही है, ये बंगाल के राजनीतिक कल्चर नहीं है। 2 मई को बंगाल में तृणमूल की सरकार बनाएगी। बंगाल की बेटी बंगाल के गद्दार को नंदीग्राम में हराएगी। अपने उम्मीदवार से हिंसा का आरोप सीपीएम ने भी लगाया है। बाकायदा ये घटना तस्वीरों में भी कैद हुई, जब गरखेटा से सीपीएम उम्मीदवार सुशांत घोष के साथ धक्का मुक्की की गई। सालबोनी में गुंडों ने बूथ के बाहर सुशांत घोष पर हमला बोल दिया। सुशांत ने टीएमसी पर आरोप लगाया। राज्य शासक दल छाड़ा पोलिंग एजेंट नहीं बसते देওয়া হয়নি, আর বাকি বেরিয়ে আসার পরে যে ঘটনা ঘটলো সেটা গণতন্ত্রের লজ্জা ছাড়া আর কিছু না। যিনি গণতন্ত্রের কথা বলেন, যিনি নাটক করেন, তার বোঝা উচিত এই জিনিস পশ্চিমবাংলার মানুষ বরদাস্ত করবে না, সময়ের অপেক্ষা। बंगाल में एक बार फिर हिंसा का काला अध्याय सामने आ गया। ये तस्वीरें बताती हैं कि कई दशकों बाद भी बंगाल का चुनावी रक्त चरित्र नहीं बदला। यहाँ बम्पर वोटिंग के साथ बम्पर हिंसा का खतरनाक कॉकटेल सामने है। पौलमी साहा और प्रेमा राजाराम के साथ इंद्रजीत कुंडू, पश्चिमी मेदिनीपुर, आज तक। तो आपको बताएंगे दंगल में हमारे साथ कई सारे खास मेहमान होंगे, लेकिन उनसे परिचय कराने के पहले आपको बता दें हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, जो कि बंगाल चुनाव के प्रभारी हैं लंबे समय से, आज हमारे साथ कुछ मिनट के लिए लाइव अभी मौजूद हैं। स्वागत है कैलाश जी आपका आज तक पर दंगल में। लेकिन असली दंगल तो आप लड़ रहे हैं वहां पर, क्योंकि कई सारी शिकायतें आई आज आपकी तरफ से भी, टीएमसी की तरफ से भी और सीपीएम की तरफ से भी, मारपीट, हिंसा की। रोहित जी, मैं 6 वर्ष से हूँ यहाँ पर। मैंने लोकल बॉडीज के चुनाव देखे, विधानसभा के चुनाव देखे, लोकसभा के चुनाव देखे।
और जबरदस्त हिंसा देखी, यदि उसकी तुलना आज के विधानसभा के चुनाव से आप करेंगे, मैं मान के चलता हूं मात्र 10% हिंसा हुई है। 90% पोलिंग बूथ पर बहुत शांति से मतदान हुआ है और लोगों ने निर्भीक होकर मतदान किया। इससे हमने चुनाव आयोग का धन्यवाद भी दिया है कि आपके सेंट्रल फोर्स ने पोलिंग बूथ पर बहुत अच्छे तरीके से काम किया। 10% पोलिंग बूथ पर हिंसा भी हुई, पोलिंग बूथ पर कब्जा करने की कोशिश भी की गई, पर बहुत ज्यादा सफलता टीएमसी के गुंडों को नहीं मिली है। और इसलिए मैं समझता हूं कि बंगाल के ऊपर जो राजनीति में हिंसा की राजनीति का दाग लगा हुआ है, वो अब जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है, ममता के विरुद्ध में जनता हो गई, तो अब आने वाला समय बंगाल के लिए बहुत सुखद है। हिंसा की राजनीति के समाप्त होने का समय आ गया और मैं समझता हूं कि हिंसा हुई है, पर पिछले लोकसभा, उसके पहले विधानसभा, उसके पहले लोकल बॉडीज के चुनाव में जिस प्रकार हिंसा हुई थी, 90% पोलिंग बूथ पे कब्जा हो गया था। अब कम से कम 10% पे इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, वहां झड़प हुई, पुलिस ने रोका, हमारे कार्यकर्ताओं ने रोका, हमारे कार्यकर्ता शहीद भी हुआ सुबह। पर फिर भी मैं कहूंगा कि हमेशा के चुनाव की अपेक्षा कम हिंसा। कहीं ऐसा तो नहीं है इस बार कब्जा आपका होता हुआ दिख रहा आपको, इसलिए आप पहले से क्लीन चिट देके चल रहे हैं? क्योंकि टीएमसी लगातार सुबह से ही पहले आधे घंटे से शिकायत करने लगी थी चुनाव आयोग के पास जाकर कि चीजें ठीक नहीं है। उन्होंने तो यहां तक शिकायत की कि 5 मिनट के भीतर पहले आधे घंटे 1 घंटे में जो चुनाव औसत बताया गया था, वोटिंग औसत, वो बदल कैसे गया? मुझे तो हंसी आती है कि उन्होंने ये भी कहा कि बटन दबाओ तृणमूल का और वहां पर कमल का दब रहा है। अब बताइए, मतलब इसका मतलब है कि हार दिख रही है उनको, हार उनकी सुनिश्चित है और जनता उनके रोकने के बाद भी रुकी नहीं। उनके गुंडों ने रात में रोकने की कोशिश की, रुकी नहीं, मतदान केंद्र पर आ गई, वोट डालकर गई है और अभी तक लगभग पूरे 30 सीटों पर 70% से ज्यादा पोलिंग हो गया है। अभी 1-1.5 घंटे का समय और बाकी है। मैं समझता हूं कि 80-85 के आसपास पोलिंग हो सकता है, जिस प्रकार उत्साह है। लेकिन कैलाश जी, ये 80-85% तो बंगाल में सामान्य है ना, इतना वोटिंग हमेशा होता है बंगाल में। तो आपके मैदान में उतरने से और इस आरोप के बावजूद कि लोगों को डराया गया, अगर वोटिंग औसत उतना ही रहता है तो फर्क क्या आया? फर्क ये कि ये लोगों ने वोट डाला है और ये किसी उद्देश्य के कारण लोगों ने वोट डाला है, रैगिंग नहीं हुई। पहले हमेशा 85% होता था, पर लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे, लोग जाते ही नहीं थे, गांव के अंदर घूम के आ जाते थे, गुंडे फायरिंग करके आ जाते थे, बम फेंक के आ जाते थे, गांव वाले बाहर ही नहीं निकलते थे। कलकत्ता में आप किसी को भी फोन करके पूछ लो, बिल्डिंग में जो मल्टी स्टोरी में रहते हैं, वहां पर सुबह 7 बजे एक बम फेंक के चले जाता बंदा, जब नीचे उतरना मत, शाम को 5 बजे तक कोई उतरता नहीं था, उनके वोट डल जाते थे। तो एक अलग प्रकार की टेक्निक से यहाँ पर चुनाव होते थे और मैं समझता हूँ कि उस टेक्निक को अब सफल नहीं हो पाई और चुनाव आयोग ने बहुत अच्छी व्यवस्था की और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में और भी अच्छी व्यवस्था होगी, क्योंकि हमने कहा है चुनाव आयोग से। तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल अब बदल रहा है, अब बदल जाएगा। कैलाश जी, मेरे साथ यहाँ संजय जी हैं जो कि चुनाव विश्लेषक हैं और पूरे 8 चरणों का चुनाव होगा, वोटों की गिनती होगी, उसमें लगातार आप उनसे मिलते रहेंगे आज तक। पर उनके मन में एक सवाल आ रहा है, आपसे पूछना चाहते हैं वो। संजय जी, पूछिए सवाल आप। मेरे मन में तो कई सवाल हैं। कैलाश जी अभी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, कई बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि डर का माहौल है, कभी कह रहे उत्साह है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव, 2016 के विधानसभा चुनाव और उसके पिछले चुनाव में 90% बूथों पर कब्जा हो जाता था। उसके बाद कब्जा होने के बाद क्या 2019 के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हम देख रहे हैं वो भी किसी तरह के कब्जे का नतीजा है? और अगर आप जिस तरह की बातें कह रहे हैं कि कब्जा हो जाता था, लोग वोट नहीं देते थे, एक बम फेंक के चले जाते थे, ये बहुत, मुझे लगता है ये इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से चुनाव वहां कराया पिछले कई चुनावों में, आप इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के फंक्शनिंग पर कि एक बम फोड़ के चला जाता था एक सोसाइटी के अंदर और कोई भी व्यक्ति जाके वोट नहीं देता था। मैं तो बड़ा अचंभित हूं इन सब बातों को सुन करके। संजय कुमार जी, आप दिल्ली में बैठ के सोचते हैं, मैं बंगाल में 6 साल से हूं और मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूं उस बिल्डिंग के नीचे सुबह 8 बजे बम फेंक के चले गए थे, पूरी बिल्डिंग वालों ने वोट नहीं डाला।
तो ये तो बंगाल की आम बात है कलकत्ता में कि उतरना मत। अब 2019 के चुनाव के नतीजों के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो भी बम के धमाके का नतीजा था बंगाल के लिए? शायद आप बंगाल में आके आपने देखा नहीं, पूछा नहीं लोगों से। नहीं, वैसे कैलाश जी, संजय जी बंगाल में ही थे, अभी पता नहीं आपसे सामना हुआ कि नहीं, 2 दिन पहले ही लौट के आए हैं। पर मेरा सवाल ये है, जो संजय जी पूछ रहे हैं 2019 में जो आपको शानदार जीत मिली, उसका और आज की जो स्थिति है उसका, दोनों का क्या संबंध है, पहला। और दूसरा, बम फेंकने की जहां तक बात आई, टीएमसी के दफ्तर में बम फटता तो आप ये कह के खारिज कर देते हैं बना रहे होंगे तभी फट गया। देखिए, ऐसा है कि पिछली बार आपने देखा होगा पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण में चुनाव आयोग ने बहुत शक्ति से काम किया और बहुत ज्यादा पोलिंग नहीं कब्जा कर पाए। कहीं पर 5%, कहीं पर 10%, कहीं पर 20% तक पोलिंग बूथ पे कब्जा हुआ। उसके बाद भी हम चुनाव जीते क्योंकि जनता का मूड एकदम भारतीय जनता पार्टी के प्रति था। तो थोड़ा बहुत कब्जा भी हुआ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी मैं कह रहा हूं आपसे, आप नोट कर लीजिए तारीख और समय, 30 विधानसभा के चुनाव हुए और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि 30 की 30 हम जीत जाएंगे, क्योंकि 1 बजे तक कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई और 1 बजे तक 70% पोलिंग हो चुका था। छोटी मोटी घटनाएं हुई थी पर पोलिंग बूथ पर कब्जा नहीं हुआ। तो 70% जब पोलिंग बूथ पर पोलिंग हो गया तो मैंने समझ गया था कि अब तो काम हो गया। तो मैं दावे से कह रहा हूँ कि 30 की 30 सीट जीतेंगे, क्योंकि इस बार रेगिंग करने वाले बहुत ज्यादा कर नहीं पाए। कुछ स्थानों पर जहां पर शुभेंदु के भाई के ऊपर हमला हुआ, वहां उन्होंने थोड़ी देर के लिए आतंक फैला दिया था, तो हमारे पोलिंग एजेंट पोलिंग बूथ छोड़कर चले गए थे। तो उस समय थोड़ा बहुत कुछ हुआ हो तो हुआ हो, पर अभी भी वहां पर हमारे पोलिंग बूथ एजेंट वापस बैठ गए और मुझे लगता है कि 85% पोलिंग होगा बंगाल के अंदर और इस बार फेयर पोलिंग होगा। और फेयर पोलिंग होगा तो लोगों ने बम्पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया होगा, ऐसा मेरा मानना है। कैलाश जी, आपकी आवाज में थोड़ी सी तकनीकी खामी आ गई, हालांकि सवाल हम और पूछना चाहते थे आपसे। बहरहाल फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज के दिन भी आपने समय निकाला, आप आज तक पर आए, आपने सवालों का जवाब दिया। कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी, वो ये कह रहे हैं कि जितनी हिंसा आज हुई है वो पिछली बार के मुकाबले बहुत कम है। हमारे साथ इस वक्त और कौन कौन से मेहमान हैं आपको बता देते हैं। रोहन गुप्ता कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया प्रभारी हैं, प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय पार्टी के। रिजू दत्ता हमारे साथ हैं, वो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ शिशिर बजोरिया हैं, वो बंगाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ संजय कुमार साहब हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं सीएसडीएस के, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं। और अनुपम मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं कांथी से, जहां पर यह घटना हुई कि शुभेंदु अधिकारी के भाई की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की गई। जिस पार्टी के नेता की गाड़ी तोड़ दी गई, वो पार्टी का नेता टीवी पर बैठकर कह रहा है कि नहीं, चुनाव आयोग बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अनुपम जी, इसका मतलब क्या है? जी देखिए, अगर हम पिछले चुनाव की तुलना में इस चुनाव को मापें तो हिंसा की अगर मैं बात करूं तो हिंसा कम हुई है। जितनी हिंसा हर बार होती थी उस तुलना में हिंसा कम हुई है। 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं, एक शुभेंदु के ऊपर जो हमला हुआ वो हुआ, और सुशांत घोष जो सीपीएम के फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं शाल्बनी में, उनको दौड़ाया गया, उनको भागना पड़ा। इसके अलावा छिटपुट हिंसक घटनाएं हुई हैं जहां दोनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं आपस में कहासुनी हुई है, लेकिन बम चलने की घटना नहीं हुई है, गोली चलने की घटना नहीं हुई है। तो ये जो आगाज है ये सही लग रहा है, लेकिन पिछले बार के चुनाव में या उससे भी पहले के चुनाव में अगर हम देखें तो पहला जो चरण है हो सकता है उतना हिंसक न हो, लेकिन बाद के चरणों में हिंसा हो जाती थी। तो ये जो चरण हुआ है, इस चरण में हिंसा की बहुत बड़ी घटना नहीं हुई है, छिटपुट घटनाएं हुई हैं। और जो आरोप प्रत्यारोप हैं दोनों ही ओर से हैं, बीजेपी की भी ओर से भी हुए हैं और टीएमसी की भी ओर से हुए हैं। रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल कांथी से जानकारी देने के लिए। अनुपम बता रहे हैं। रिजू दत्ता, कैसा रहा पहला चरण आपके हिसाब से? देखिए रोहित जी, पहला चरण तो अच्छा था, बहुत ही अच्छा था और हमारे लिए तो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। मैं कैलाश जी को बहुत बारीकी से सुन रहा था और उनका बात सुन के मुझे तो थोड़ा कैलाश जी के लिए भी खराब लग रहा है, उनका छोटा भाई शुभेंदु के लिए भी, क्योंकि बंगाल हारने के बाद उनका मध्य प्रदेश का सपना भी खत्म हो जाएगा और शुभेंदु का पॉलिटिकल करियर। पर कुछ असल मुद्दे पे बात करते हैं। ईवीएम को लाया गया था इलेक्शन कमीशन के तौर से कि ये जो बैलेट का कब्जा होता था उसको रोकने के लिए।
अभी ईवीएम ही इस्तेमाल कर रहा है बीजेपी वैज्ञानिक तौर से रिगिंग करने के लिए। सबसे बड़ा जो आज घटना घटा वो है दक्षिण काशी में, जहां पर टीएमसी का बटन दबाने से ईवीएम से बीजेपी का पर्चा निकल रहा है। यह हमने इलेक्शन कमीशन को भी बताया और इसका पूरा जांच होना चाहिए क्योंकि ये गणतंत्र के खिलाफ है। दूसरा बात, आप लोग एक बात भी नहीं कर रहे हैं कि हिंसा कहां पर हुआ। मैं आपको बोल रहा हूं, छतना, गौरबेटा, पोटाशपुर, इन तीनों जगहों में फायरिंग हुआ है और कटारी लेके लोगों को डराया गया कि तुम्हारे बच्चों को मार देंगे या तुम्हारी घर तोड़ देंगे अगर तुम तृणमूल को वोट देने जाओगे। तीसरा चीज, गोविंद वल्लभपुर और दादरा, पश्चिम मिदनापुर और झारग्राम डिस्ट्रिक्ट में मेरे पास वीडियो है जो हम लोग इसी को देंगे इलेक्शन कमीशन के, कि सीआरपीएफ जवान गाड़ी में बीजेपी का झंडा लगा के पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये मैं इतना बड़ा अगर बात बोल रहा हूं तो हमारे पास वीडियो है तभी बोल रहा हूं। और एक चीज मेरे को बताइए रोहित जी, करीब 1100 बूथ में अभी पोलिंग चल रहा है। एक आध ईवीएम मशीन है, मेल फंक्शन हो ही सकता है, खराब हो ही सकता है। कभी सुना है आपने पहला फेज में जहां 30 सीटों में मतदान हो रहा है वहां पे 100 से ज्यादा ईवीएम काम नहीं कर रहा है? कभी सुना है सर आपने? कभी नहीं सुना होगा। ये जो देखिए, इनके पास ना कोई चेहरा है ममता बनर्जी के खिलाफ, ना मुद्दा है। अभी ये लोग सारे शाम तो आप पहले चरण से ईवीएम का रोना क्यों रोने लग गए? नहीं, जो सही है, मैं आप चाहें तो मैं आपको डिस्ट्रिक्ट बूथ के नंबर देके आपको ईवीएम का मुझे देने का लाभ नहीं है ना सर, देना आपको चुनाव आयोग को है। चुनाव आयोग को आपने दिया होगा और चुनाव आयोग अगर उसकी जांच में उसको चीज को सही पाएगा जो आप आरोप लगा रहे हैं तो जाहिर है या तो वहां रीपोलिंग होगी या वो खारिज होगा या उसका कुछ रास्ता निकालेगा। आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप पूरे भारतवर्ष का इलेक्शन कवर करते हैं। आपने कभी सुना है पहले चरण में 1000 बूथों में 100 ईवीएम का काम नहीं कर रहा? कभी सुना है सर? मैं आपसे और दर्शकों से ये चीज पूछ रहा हूँ, कभी नहीं सुना होगा। संजय जी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आप बार बार कह रहे हैं कि कभी सुना है 100 ईवीएम, तो कितना एक्सेप्टेबल है आपके हिसाब से? कितने ईवीएम खराब हो सकते हैं पहले चरण में और दूसरे चरण में? कभी कभी ऐसा होता है, मैं तो 100 के आंकड़े पे नहीं फिक्स हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक खराब हो जाए तो ठीक है, 2 खराब हो जाए तो ठीक है, 100 खराब हो ही नहीं सकते। और 100 अगर खराब है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ साजिश चल रहा है। तो इस साजिश के पीछे कुछ तो तथ्य हो तब तो आप कहें कि साजिश है। ईवीएम खराब होता है तो रिप्लेसमेंट भी होता होगा संजय जी? ईवीएम खराब होता है, रिप्लेसमेंट होता है, उसका तो नहीं पहले से रखा जाता होगा। बिल्कुल, हर बूथ पर एक एडिशनल ईवीएम रखा होता है कि अगर खराब है तो वहां पे, और अगर दूसरा भी खराब हो जाता है तो कुछ देर के लिए पोलिंग रोक दी जाती है और नया ईवीएम लाया जाता है। लेकिन रिजू जी, क्या आप समझ रहे हैं कि 8 दौर के चरण के चुनाव में एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी साथ साथ चल रहा है? साइकोलॉजिकल जैसे क्रिकेट मैच में चलता है, वो भी आप लोगों की तरफ से साथ साथ चल रहा है। आप इधर से चुनाव आयोग के खिलाफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको दबाव में ले लें। बीजेपी उसका लाभ ये कह के ले रही है कि देखो ये हारते हुए देख रहे हैं खुद को, इसलिए पहले दिन से ईवीएम करने लगे। संजय जी, बात यह है ना, इनके जितने पॉलिटिकल एलाइज है वो तो देश भर में इनको छोड़ दिए। अभी इनके पास था ईडी, सीबीआई और आईटी, और अभी नया जोड़ गया इलेक्शन कमीशन। तो ठीक है, 2 तारीख को बंगाल अपनी बेटी को ही चाहती है, वो प्रमाण हो जाए। हाँ ठीक। पजौरिया जी बोलिए अपनी बात, फिर रोहन गुप्ता आ रहे हैं। बोलिए पजौरिया जी। वो कह रहे हैं कि ईवीएम के साथ आपने गठबंधन कर लिया इस बार चुनाव आयोग के साथ, बाकी सब छोड़िए। आवाज नहीं आ रही सर आपकी, शायद म्यूट कर रखा आपने। मैं सुना जी जी। तब ये पता चल गया, एकदम साफ हो गया, मैं सुनिश्चित हो गया कि ये हार का राग आलाप रहे हैं। और ये केवल रिजू बाबू नहीं, आज एक ऑडियो हमने जारी किया इलेक्शन कमीशन में, हम दिखाए, ये ऑडियो हमारे पास आया। वो ऑडियो है हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री, जो भी केयरटेकर मुख्यमंत्री हैं, तृणमूल के सुप्रीमो हैं, वो भाजपा के एक जिला के सह सभापति के संग, जिसका नाम है परेश पाल, उसके संग बात करके उससे भीख मांग रही है कि भैया वापस आ जाओ, जो हुआ था भूल जाओ, अब घर लौट जाओ। देखो, तुमको तो पता था कि बहुत सारे ऐसे जगह थे जहां मैं घुस नहीं पाती थी। मुख्यमंत्री बोलती है अपने प्रदेश में कि बहुत सारे जगह थे जहां मैं खुद घुस नहीं पाती थी। तो यदि मैं मुख्यमंत्री झूठ क्यों बोलेंगी, सच बोल रही है। तो इससे ये तो साफ हो गया कि मुख्यमंत्री आज खुद मान ली कि यहाँ कानून व्यवस्था उनके संग में कुछ नहीं था। दूसरा, वो एक और बात, बहुत बड़ी बात बोल गई परेश पाल को फोन पे, बोलते बोलते ये बोल, देखो उस टाइम तो तुम लोग हमारे संग थे तो वैसा काम होता था, करते थे। मैंने हमारे छत्र छाया में ये सब अवैध काम होता था, ये ऑडियो में। और यदि ऑडियो गलत है तो एक विज्ञप्ति जारी कीजिए और बोलिए ये ऑडियो गलत है, खत्म हुआ किस्सा। अब अपने आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो ये अभी ईवीएम,
आज जो तृणमूल का प्रतिनिधि मंडल जाके मिला है इलेक्शन कमीशन से, आपको पता है इसका समय ये कल रात को ले लिए थे। इनको कल रात को पता था कि आज इनका पेट दुखेगा, कल रात को इनको पता था, ये समय ये कल रात को ले लिए क्योंकि इनको पता था आज पेट में दर्द होने वाला है, पेट में दर्द है, हार का रिजू दर्द। दत्ता जवाब देना चाहते हैं कि इनको कल पता था पेट दुखेगा। रिजू जी आपके पास आऊंगा, उसके पहले रोहन जी से कमेंट नहीं लिया अभी तक एक भी, मैं जान रहा हूं, लेकिन ये मत समझिए कि कांग्रेस कहीं है ही नहीं, उनको बात करने का समय ना दिया जाए। भले ही माहौल इस समय लग रहा हो कि आप दोनों का आमने सामने का मुकाबला है। रोहन गुप्ता जी, एक आप रोहन जी बोले फिर आप बोलेगा, आप नहीं, उनके बोलने के बाद फिर आपका मन करेगा बोलने का संजीत जी, इसलिए पहले वो बोले फिर आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। रोहन जी बोलिए अपनी बात। रोहित जी, आपकी कमेंट्स के लिए धन्यवाद, और यही जब परिणाम आएंगे तब आपको यही मालूम चलेगा कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन ग्राउंड लेवल पे क्या है। मेरे कमेंट में तो जिस प्रकार से दोनों पार्टी के लोग बात कर रहे थे, कहीं लोग आपको अंडर एस्टिमेट बीच बोकर, बिल्कुल बिल्कुल, और नहीं वो तो भविष्य बताएगा क्या है अंडर एस्टिमेट, और करने वाली जनता है यहां पे बैठ के जो अभी परिणाम बांट रहे हैं दोनों पार्टी के। मुझे हंसी आ रही है क्योंकि नफरत की जो बीज बो के इन दोनों पार्टियों ने राजनीति की है पूरे दो तीन महीने से, पूरी बंगाल की जनता ने देखा है। दो पार्टी पावर में है, एक केंद्र में है, एक राज्य में है। चुनाव का समय होता है कि आपने जो काम किया उसका लेखा जोखा जनता को दिया जाए कि हमने 10 साल में राज्य सरकार में थे, हमने क्या किया, 7 साल में हम केंद्र सरकार में थी, हमने किया। दोनों एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं, और बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जो टीएमसी के लीडर जाके धूल के सफेद एकदम होके बाहर निकल रहे हैं। ये आप लोग कर क्या रहे हैं? कहां है बंगाल के इशू, कहां पे है? एक फटी जींस और एक बरमूडा की बात कर रहे हैं, और दूसरे खेला उबे करके जनता के जो विश्वास है उसके साथ खेल कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? ये बंगाल की बात ही नहीं है कहीं पे। मुझे लगता है रोहित जी, जिस प्रकार से जनता वहां पे त्रस्त है कि दोनों लोग मुद्दों को डाइवर्ट करके चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों को मालूम है कि अगर रोजगारी की बात होगी, अगर भ्रष्टाचार की बात होगी, अगर विकास की बात होगी, दोनों के पास कोई जवाब नहीं है। दोनों एक 7 साल का जवाब नहीं दे पाएगा और एक 10 साल का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ये जवाब मुझे मांगने लगता राहुल है जी कि को ये भेजा जो क्यों नहीं आपने मजबूरी जो बंगाल? उनकी है, मैं समझ सकता हूं, स्वाभाविक है। बिल्कुल, देखिए हमारे जिस प्रकार से ग्रास रूट वहां पे हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, मैं आपको हमारी रैली की तस्वीरें देखूंगा, आप देखेंगे कि इस प्रकार की भीड़ है, जिस प्रकार से जनता का चलती हैं, मुझे भी आश्वस्त हर रात को चलती हैं, अधीर रंजन जी के भाषण चलते हैं, लेकिन मैंने सवाल ये पूछा राहुल जी को क्यों नहीं भेजा आपने इस बार? नहीं, अभी जो हमारी रैली हुई कल की, आपने नहीं, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, राहुल जी जाएंगे? क्योंकि अभी जो दूसरे स्टेट है वहां पे चुनाव जल्दी खत्म हो रहे हैं, बंगाल का चुनाव लंबा चलेगा, राहुल जी आएंगे। दूसरी बात, 24 परगना में जो कांग्रेस और लेफ्ट की रैली हुई थी, आपने नहीं दिखाया रोहित जी। अगर आप दिखाते, और वो देखिए वो रैली की, उसके पहले की रैली की तस्वीरें ले लेके जो भाजपा के अंधभक्त है वो वायरल कर रहे थे मोदी जी की करके, और मोदी जी की रैली में तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ, पहली बार देखा गया, कई पत्रकार ने उसको दिखाया। देखिए ग्रासरूट की हकीकत अलग है रोहित जी। वहां पे बंगाल का जो वोटर है स्मार्ट है, समझ रहा है कि उसके लिए क्या सही है। जो कांग्रेस मैनिफेस्टो में मुद्दे लेके आई थी लेफ्ट के साथ में, उसके साथ लोग जाएंगे। वहां पे हमने कहा है जो 20 अनप्रिविलेज लोग हैं जिनके पास व्यवस्था नहीं है, उनको मंथली भत्ता देंगे। ये मुद्दे लेके हम जा रहे हैं चुनाव में। कांग्रेस को ना हार का डर है बंगाल में, ना जीत की चिंता है, इसलिए कांग्रेस बंगाल के चुनाव में सबसे अच्छी परिस्थिति में। क्या बंगाल का रक्त चरित्र नहीं बदलेगा? पहले ही दौर की वोटिंग, हिंसा की, झगड़ों की खबरें। हालांकि बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय का कहना कि पहले जितना होता था उसका 10% मात्र भी नहीं है। संगीत रागी, ब्रेक के पहले जब बात छूटी थी, आप अपनी बात कहना चाहते थे, बोलिए। देखिए, मैं जरा कांग्रेस के बारे में बात करना चाहता था कि देखिए पिछले 2019 का चुनाव यदि देखिए तो कांग्रेस 5 से 7% के आसपास थी सारे कंस्टिट्यूएंसी में, वो कहीं भी डबल डिजिट्स में नहीं गई है। ठीक है। और कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जब भी वो तीसरे या चौथे पायदान पे आ जाती है तो कभी भी वो उसे दूसरे पायदान या पहले पायदान तक कहीं भी वो दोबारा लौट करके नहीं आई है। ये पूरे भारत के इलेक्शन के इतिहास को यदि हम देख लें तो ये एक सत्य प्रमेय आपको दिखाई देगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक मुझे लगता है कि कांग्रेस ने यह तय कर लिया है कि बंगाल में, आपने जैसा कि कहा कि उसे लगता है कांग्रेस नेतृत्व को कि बंगाल में हमारे लिए कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं है और नहीं कुछ खोने के लिए है। आज तक बंगाल में कोई भी स्टार प्रचारक
राहुल गांधी न गए हैं, न प्रियंका गांधी गई हैं। सोनिया जी की शायद तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं जा पाई हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई भी स्टार प्रचारक जो है वो बंगाल आज तक चुनाव में नहीं गया है। स्टार प्रचारक से आपका तात्पर्य क्या है? स्टार आप केवल 3 लोगों को मानते हैं, क्योंकि लिस्ट आती है तो 45-50 लोगों के नाम होते हैं। नहीं, स्टार, ये हमारे स्टार प्रचारक हैं। स्टार प्रचारक में दिग्विजय सिंह भी होंगे, उसमें कमल नाथ भी होंगे, उसमें हो सकता है खुद रोहन गुप्ता भी होंगे। मैंने नहीं, रोहन गुप्ता बेचारे नहीं है स्टार प्रचारक अभी। तो मुझे ऐसा कहिएगा तो इनका जो अभी वर्तमान पद है वो भी छीन जाएगा। कांग्रेस में ऐसा नहीं होता, वो जैसे ही अपने आप को डिक्लेयर करेंगे स्टार प्रचारक, पता लगेगा कि कम से कम पद तो है, जो उनका जो पद है वो भी चला जाए। बन के तो नहीं आता हूँ भाई साहब। संगीत रागी जी, तीसरी बात जो ये आपका बार तो पद बार भी नहीं है तो भी आप बीजेपी की बुकरी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप बीजेपी के चमचागिरी कर रहे हैं। आपके पास तो कोई पद भी नहीं है। मैं एक नागरिक के नाते बोलने का राजनीतिक अधिकार विशेषज्ञ रखता मत रखाइए, भाजपा की बी टीम करके आई है। मैं एक नागरिक के नाते, विशेषज्ञ का मतलब ये होता है दोनों तरीके की बात कर लेते हैं ना। भाजपा की बी टीम करके आई है, क्योंकि ये सब 2 तारीख को हम लोग कर लेंगे, बड़े आराम से कर लेंगे। अभी जरा आपको बंगाल का एनालिसिस कर लेते हैं। मतलब मुझे तो आप पे दया आ रही है कि आपको बी टीम में रह के अपनी दुकान चलानी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों के तरफ से इस प्रकार के बयानबाजी आते रहेंगे। अब आपने देखा होगा तृणमूल कांग्रेस जो है वो ये बात कह रही है कि भाई जो मशीन है उसी में गड़बड़ी है। तो आप 2 चुनाव लगातार जीत करके आए थे, तब तो आपने गड़बड़ी की बात नहीं की थी। आज ऐसा महसूस हो रहा है, और जो विजय वर्गीय जी ठीक बात भी कह रहे हैं, उस बात में बहुत सच्चाई भी है कि बंगाल में जब सीपीएम चुनाव लड़ती थी तो एक प्रकार से सीपीएम का भय काम करता था। लोग बहुत सारे बूथ तक जाते नहीं थे, उनको वोट देने का अधिकार था, लेकिन वो उस अधिकार का वो प्रयोग नहीं कर पाते थे। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस ने लगभग उसी टेरर को बंगाल की राजनीति में और आगे बढ़ाया। नतीजा यह है कि दूसरे हम लोगों ने लेकिन वोट परसेंटेज तो आज भी उतना ही है ना सर। नहीं, आज थोड़ी स्थितियां बदली हैं, इसलिए बदली हैं। मैं उसी चीज का जिक्र कर रहा हूं। जैसे संजय जी कह रहे थे क्या 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी ने जब अच्छा किया तो वो भी क्या वही स्थिति थी क्या? हाँ। देखिए 2019 में इसलिए ऐसा संभव हो पाया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस को टक्कर देने की स्थिति में आया, जान प्राण देकर के उन्होंने कई जानें दी अपनी, और वो सड़कों पर आकर के उनका डट करके मुकाबला किया। आज जो है 2021 में स्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं। ठीक है, 2019 में बस 10 सेकंड लूंगा, 2019 में कोई नहीं जानता था, बंगाल में ये उम्मीद नहीं लगाए गए थे कि भारतीय जनता पार्टी 18 सीटें जीत करके लाएगी। आपका सवाल अभी पूछूंगा रिजू दत्ता से, आपका सवाल अभी पूछूंगा, उसके पहले संजय जी कुछ बोल रहे हैं। बोलिए संजय जी, आप इनकी बात पे कुछ बोलना चाहते हैं? मैं कह रहा था कि संगीत जी कह रहे थे कि जो तृणमूल कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पोलिंग बूथ पर ईवीएम्स में अगर आप बटन दबाएं तृणमूल कांग्रेस का तो बीजेपी का निकल रहा है। उन्होंने एक बूथ के एक ईवीएम के बारे में ऐसा आरोप लगाया। हाँ। ऐसा नहीं वो कह रहे हैं कि सारे जगहों पे ऐसा हो रहा है। उनके प्रवक्ता ने कहा कि ईवीएम से उन्होंने गठबंधन कर लिया। उन्होंने कहा, उनके प्रवक्ता ने कहा कि 100 जगहों पर ईवीएम में माल फंक्शनिंग है। लेकिन ये जो शिकायत है कि ईवीएम पर अगर आप तृणमूल का बटन दबाएं तो जो वीवीपैट का जो पर्ची निकलता है उस पर बीजेपी दिख रहा है। इसमें सत्यता है नहीं है उस पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन वो स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है कि सारे ईवीएम में मैल फंक्शनिंग इसी प्रकार। उनका सवाल उसके बाद वाले स्टेटमेंट पर है जिसमें उन्होंने कहा कि गठबंधन हो गया इनका चुनाव आयोग। उन्होंने कहा कि गठबंधन वो तो स्वीपिंग स्टेटमेंट है ना सर। उसको कहने का मतलब तो यही है ना कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिले हुए हैं, फिर चुनाव कराने का लाभ क्या? बिल्कुल मान रहे हैं ना इस बात को संजय जी आप? उन्होंने जो बाद में स्टेटमेंट वो सवाल उस पर उठा रहे हैं। बदरिया जा रहा हूं, उसके पहले रिजू दत्ता बोलेंगे। बोलिए रिजू दत्ता। देखिए मेरे पास एक जगह ईवीएम खराब आपने कही कि टीएमसी का बटन दबा तो बीजेपी का वहां से पर्चा निकल आया। दक्षिण का हर जगह ऐसा ही हो रहा है क्या? पूरे बंगाल में ऐसा ही चुनाव हो रहा है? 5 जिलों में ऐसा ही हुआ आज? देखिए हमारे पास ऐसा हुआ है एक ही बूथ में, दक्षिण काथी का जो शुभेंदु अधिकारी का घर शांतिकुंज के पास का बूथ है वहां पर ही हुआ है। और जो हुआ है मैं वही बोलूंगा, मैं क्यों बोलूंगा हर जगह हुआ है। बट मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है रोहित जी, मैं जो आपको बताना चाहता हूं। आप लोग को शायद पता है कि हमारा एक 8 MP का दल आज इलेक्शन कमीशन के पास गया था कुछ मुद्दे रखने के लिए, और वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा था कि 5 दशक से जो बंगाल में इलेक्शन में हो रहा है कि जहां पर लोकल पोलिंग बूथ है वहां पर लोकल पोलिंग एजेंट दिया जाएगा। इसमें जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आते हैं उनको भी सुविधा होती है और जो भी वोट डालने आते हैं उनका भी पहचान हो जाता है। ठीक तो है। बीजेपी ने ये एक रखा था कि इलेक्शन कमीशन के पास कि कोई भी अगर बंगाल का नागरिक हो उसको पोलिंग एजेंट बनाओ।
ताकि उनके जो अभी 1,09,000 करीब पोलिंग बूथ है, उनके पास उतने कैडर नहीं है ताकि पोलिंग एजेंट्स वो बंगाल, अगर ग्रेटर कलकत्ता में भी इलेक्शन हो तो वो नंदीग्राम से पोलिंग एजेंट लाके बिठा सके। अब इसका एक ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास आया है, ऑडियो क्लिप की बात कर रहे थे शिशिर जी और मुकुल रॉय जी का एक ऑडियो क्लिप जो कल हम एक एनेक्स्टर के तौर पे इलेक्शन कमीशन को देंगे, जहां पर उन्होंने यही चर्चा करके इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी दिया, तो इलेक्शन कमीशन मान लिया है, जिसके अगेंस्ट में हम लोग काउंटर क्लेम किया है, जो इलेक्शन कमीशन कल नेशनल इलेक्शन कमीशन दिल्ली को देंगे। तो थोड़ा शिशिर जी उसमें भी थोड़ा रोशनी डालें। तो मतलब आपका वाला जो ऑडियो क्लिप जिसका उन्होंने जिक्र किया था वो सत्य है, आप मान रहे हैं उसको? ममता जी ने फोन किए 4 जगह। एक बात बोलूं रोहित जी, पहले क्योंकि आपने उस पर खंडन में एक लाइन भी नहीं कही अभी तक कि ये गलत बोला, ऐसा कुछ नहीं है, या ममता जी नहीं थी वो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं तो मैं उसका 2 सीधा जवाब देता हूं। पहला जवाब, हम लोग कोई बच्चे नहीं है, ऐसे 10,000 स्मार्टफोन में 10,000 ऐप है कि किसी का आवाज भी ऐसे आप डाल के कर दो। नंबर 1 तो वो जांच वो कर ले, इलेक्शन कमीशन जांच कर ले, और हमारे तरफ से एक विज्ञप्ति बहुत जल्दी जारी हो जाएगा कि इसके पीछे क्या हुआ है। इस पे तो कंप्लेंट करना चाहिए आपको। मुख्यमंत्री है, मौजूदा मुख्यमंत्री का अगर आवाज होने का दावा करके कुछ प्रोपोगेट किया जा रहा है तो धोखाधड़ी का भी केस बनता है उस पर, आपको कंप्लेंट कर देना चाहिए था अब तक। वही तो बोल रहा हूं, पर जब तक हमारे नेशनल स्पोक्सपर्सन अगर इसके बारे में जब तक नहीं बोल रहे, हम लोग चुप है। एक विज्ञप्ति बहुत जल्दी जारी होने वाला है, आपको पता चल जाएगा रोहित जी। और दूसरा बात, अगर एक कैंडिडेट जिसका नाम शिशिर जी बोल रहे हैं परेश पाल, वो मीडिया इंचार्ज को उनका नाम ही नहीं पता, उनका नाम है प्रोलॉय पाल, और जो वहां के वाइस प्रेसिडेंट हैं, अगर वो पहले तृणमूल में सालों साल थे, अभी बीजेपी में गए, और अगर मैं मान लेता हूं कि अगर ममता बनर्जी ने बात की जो उसका सरासर झूठ बात है, तो इसमें इलेक्शन कमीशन के खिलाफ या जब ऐसा हो नहीं सकता तो मान क्यों रहे हैं सर कि मान लेता हूं कि ममता जी ने किया भी हो तो मैं पकड़ भी लेता हूं, तब भी उसका मैं आपको नहीं, आप इंतजार कर लीजिए, हम भी इंतजार कर लेते हैं, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता तय कर ले इस पे क्या बोलना है, तब फिर पूछ लेंगे आपसे कि वो ममता बनर्जी की आवाज माननी है कि नहीं माननी है। बजौरिया साहब बोलिए, फिर रोहन जी आपके पास आ पूछ लीजिए ना उनका रिकॉर्डिंग। हाँ बजौरिया साहब लीजिए, आपकी रिकॉर्डिंग है उनके जवाब में, जो रिकॉर्डिंग आप सुबह से सुना रहे लोगों को। रीजू बाबू ने जो जिस रिकॉर्डिंग की चर्चा करी, हमारा जो चिट्ठी है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, वो तो लिखित में है, जिसको बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में है। उसमें हमने जो मांग करी वो सामने है, और यदि वो मांग करने के पहले हमारे एक नेता और हमारे बीच में बात हुआ तो भैया काहे को इतना उछल रहे हो। बात यह है कि आज जब हमने इतना बड़ा खुलासा कर दिया, हाँ ये मैं मानता हूं कि मेरे से गलती हो गई, मेरे से नाम प्रलय पॉल के जगह परेश पाल निकल गया, मैं मानता हूं वो गलती है। मगर जो ये हमने क्या मांग किया उस चिट्ठी में, हम मांग किए कि जो पोलिंग एजेंट वो किस क्षेत्र का हो। हमारा मांग था कि वो पूरे पश्चिम बंगाल का हो। इलेक्शन कमीशन ने उसका फैसला सुना दिया कि वो विधानसभा क्षेत्र का हो, तो खत्म हुआ किस्सा। अरे मेरे भाई काहे को उछल रहे हो इतना? पहले तो ये बताओ मुख्यमंत्री, एक मिनट धीरज रखो रीजू बाबू, धीरज रखो। आपको आपके धीरज की कमी है, मेरे को पता है, अब आपके वोट की भी कमी है, जरा धीरज रखो रीजू बाबू, धीरज रखो। जहां तक ये बात है जो ममता बनर्जी, हाँ ये आपका ही था, वही तो बोल रही है ममता बनर्जी कि भैया घर में वापस लौट आओ। जो पहले जब तुम हमारे संग थे हम लोग ये सब काम करते थे, अब वापस घर में लौट आओ, भूल चूक माफी, ठीक है, घर में आ जाओ। वो साफ बोल रहा है कि दीदी आप हमको फोन करी, मैं आपका आभारी हूं, मगर मेरे से गद्दारी नहीं होगा। और मुख्यमंत्री खुद बोल रही है कि तुमको तो पता है आपसे, फिर मैं रोहन जी के पास जा रहा हूँ, प्लीज नहीं पाते थे। अरे रीजू बाबू आपका छोटा सा, फिर रोहन जी के पास जा रहा हूँ, बोलिए। ये जो मांग किया इलेक्शन कमीशन को कि कहीं का भी पोलिंग एजेंट कहीं भी बैठ सकता है, इसका मतलब क्या मैं ये पकड़ लूं कि 1,09,000 में बैठने का पोलिंग एजेंट हमारा जो इच्छा बस इतना बोल दीजिए, हमारा जो इच्छा हम मांग करेंगे उसमें आप कौन होते हो टिप्पणी करने वाले मेरे भाई? नहीं आपके पास इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि क्या होगा। इलेक्शन कमीशन फैसला कर दिया, दोनों पार्टी ठीक है, दोनों पार्टी एक दूसरे का ऑडियो लेके घूम रही हैं, दोनों पार्टी एक दूसरे का ऑडियो लेके घूम रही हैं। रोहन गुप्ता जी, 5 लाख लोग की टीम बनाने वाले थे आप, सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं, आपके पास कोई ऑडियो नहीं आया क्या अभी तक? ये दोनों ही एक दूसरे का ऑडियो सुना रहे हैं केवल? बिल्कुल आ गए हैं, और देखिए ये लोग ऑडियो सुनाएंगे और जनता इनका वीडियो निकाल लेगी, देख लीजिएगा। एक पार्टी है जो कलाकार अपने आप को कोबरा कहते थे, आज वो भी बेचारे उनके जुमले का शिकार हो गए, और दूसरी वाली पार्टी है जो जनता के विश्वास के साथ खेल रही है। देखिए रोहित जी, आपने एक सवाल पूछा कि राहुल जी की बात,
हमारे मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ के हैं भूपेश बघेल जी वहां पे गए, वो सभा अगर आपने दिखाई होती, ये जो लोग यहाँ पे सर मुझे पता है वो वहां है, सबके वो घूम नीचे के आए वहां पे, मैं जानता हूं इस बात वो हाल इनका होता नहीं, लेकिन मैं वही बता रहा हूं। तो आज फेज 1 खेला आप कर रहे हैं, इतने लंबे हैं। मैंने जब राहुल जी का सवाल पूछा आप गोल कर गए, अब ब्रेक के बाद आप भूमिका बना के आ रहे हैं कि चलो किसी तरह उस चीज को कवर अप कर लिया जाए। मैं सामने से कर रहा हूं, मुझे कोई भूमिका की जरूरत नहीं रोहित जी, आप जो सवाल पूछेंगे, क्योंकि हमारे झूठ से हमको कोई मतलब नहीं है। और कल तो झूठ का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया, पूरे देश ने देखा। हम कोबरा को बेवकूफ नहीं बनाते हैं, हम लोग जो जनता को वादे करते हो वादे पूरे करेंगे। और संगीत रागी अगर आपको जिनको आप मना कर रहे थे कि तुम मत जाना ममता के लिए प्रचार करने, उसको स्वीकार कर लेंगे। हमारे साथ गठबंधन में हो महाराष्ट्र में आना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि भाजपा को अपने प्रवक्ता पे भरोसा नहीं है। इसके लिए भाजपा को अपने प्रवक्ता पे भरोसा नहीं है, इसलिए संगीत रागी जी जैसी साइड में लोगों को बिठाना पड़ता है, मजबूरी है उनकी। अरे सर, संगीत रागी पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाते हैं, उनको लिखना चाहिए कि मैं बीजेपी की बी टीम। रोहन जी सुनिए, देखिए रोहित जी, हकीकत सिंपल है, जब जनता स्वीकार करेगी मुद्दों का, हमारे मैनिफेस्टो की जी बोलिए। मेरी बात देखिए, बहुत सारे ऐसे भी यहाँ पे राजनीतिक विश्लेषक आके बैठते हैं जो आपके पक्ष में बोलते हैं, हम उनको किसी की बी टीम नहीं कहते, पहली चीज। दूसरी चीज, सवाल जब आपकी राजनीतिक पार्टी के स्टार प्रचारकों को लेकर कर दिया किसी ने, आपको बुरा लगा तो आप कह दीजिए कि हम नहीं भेज रहे भाई, या उसी वक्त बता देते कि भूपेश बघेल हमारे स्टार प्रचारक हैं, हमने उनको भेजा। अब दूसरे का कपड़ा फाड़ना सर, इससे तो फिर यह पता लगता ना कि आदमी बौखला रहा है, ये तो अच्छा संकेत नहीं है ना राजनीति में। वो भी तब जब आप कह रहे हैं कि ये दोनों किनारे रह जाएंगे और आप बेहतर कर जाएंगे चुनाव में। रोहन जी बोल रहे, फिर आप समय बचेगा तो आप बोलिए। बिल्कुल रोहित जी, देखिए पहले जो चरण है उसमें पहले जो फेज है उसमें हम कम सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री वो सारे हमारे स्टार प्रचारक हैं। चुनाव लंबा है, सारे नेता हमारे जाएंगे, और जिस प्रकार से हमको रुझान आ रहे हैं, बंगाल की जो जनता है वो सही मुद्दों पे वोट करेगी, जो मैनिफेस्टो के मुद्दे पे वोट करेगी। और अगर मैनिफेस्टो के मुद्दे की बात करें रोहित जी, 2 रुपए पर यूनिट बिजली देने का वादा कर रही भाजपा, तो पूरे देश की जनता सोच रही कि 7 साल से हमने किस पार्टी को विश्वास दिया, 7 साल से कौन सी पार्टी सरकार में। और आप थोड़ी तो शर्म रखिए, स्टेट में जाके ऐसे वादे कर रहे हैं, हर अपने 7 साल के वादों को जुमला बनाने वाले एक स्टेट में जाके झूठ बोल रहे हैं, और झूठ का कल अंतरराष्ट्रीयकरण होता हुआ हमने देखा है। ये इस प्रकार की राजनीति रोहित जी नहीं चल सकती। समय बचा नहीं है रोहित जी, वरना जवाब जरूर लेता मैं बजोरिया साहब से आपकी बात का। समय बचा नहीं है, माफी चाहते हुए इसके साथ हम केवल ये कह रहे हैं कि बंगाल का रक्त चरित्र बदलेगा कि नहीं बदलेगा। आज की तारीख में जो हिंसा हुई पहले दौर में, कैलाश विजयवर्गीय तो इस बात से प्रसन्न है कि पहले के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन हमारा कहना है जितनी है उतनी भी क्यों हो, साफ सुथरा चुनाव क्यों नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले दौर की वोटिंग के दौरान बड़ी दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आई। बीजेपी और टीएमसी दोनों के ही नेताओं ने दिन की शुरुआत इस बार पूजा पाठ करके की। माथे पर तिलक, गले में माला और मंदिर में भोले बाबा की आराधना। ये हैं दिलीप घोष, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष, पार्टी के बड़े चेहरे और मुख्यमंत्री पद के दावेदार। चुनावी अनुष्ठान का श्री गणेश हुआ तो दिलीप घोष ऊपर वाले के दर पर दंडवत होने लगे और कह रहे हैं कि भगवत कृपा तो बीजेपी पर ही बरसेगी। आपकी उम्मीद क्या है, कितनी सीटों की उम्मीद है? हमारे नेता जो सामने टारगेट रखे 200 सीट बंगाल में, और आज की चरण और अगले 1 तारीख की 2 चरण में से केवल 10% सीट ही ममता बनर्जी को मिलेगी। दिलीप घोष ने आज खड़गपुर में डेरा डाल रखा है, जहां पहले चरण का मतदान हो रहा है। सुबह सुबह तिलक टीका लगाकर दिलीप घोष दौरे पर निकले। सुबह सुबह चाय बिस्किट भी हुआ, अखबार पर निगाहें भी डाली गई, लेकिन आज निशाना तो कहीं और है। बंगाल में विजय कमल खिलाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर है। फिलहाल ताल ठोक कर जीत का दावा कर रहे हैं। एकमात्र भाजपा ही कॉन्फिडेंट है, बाकी का हाल देखिए, जोट वालों का, सीपीएम कांग्रेस का कोई खोज खबर नहीं है। और दीदी जो पहले कभी आज की चुनाव की 27 सीट जीती थी 30 में से, आज पूरा मामला उल्टा हो गया है, और उनकी बातचीत देखिए बुखला गई है, कॉन्फिडेंस लूज हो गया है। उनके कार्यकर्ता जमीन पर नहीं है, वो खुद जितना संभव प्रचार कर रही है, और विषय सारा हट गया है। चुनाव का मुद्दा विकास का मुद्दा नहीं है, टूटा हुआ पैर दिखा करके वो भीख मांग रही वोट की। इसका मतलब वो डर चुकी है, हार चुकी है। पहले चरण में कई बड़े चेहरों की किस्मत दांव पर है। उनमें से एक बड़ा नाम जून मालिया का है।
जो पश्चिम बंगाल फिल्मों की बड़ी स्टार है। मलया पश्चिमी मिदनापुर से टीएमसी की उम्मीदवार हैं। बूथ दर बूथ जाकर देख रही है कि सब कुछ ठीक ठाक तो है और फिर जीत का दावा तो है ही। ইলেকশনটা স্পেশালি ইলেকশনে খুব তাৎপর্যজনক ইলেকশন এন্ড দে শুড ভোট। প্রত্যেকটা ভোট খুব মূল্যবান। আই এম গিভিং মাই বেস্ট শট and may the best win. जंगे बंगाल में अब वो मोड़ आ गया है जब जनादेश दर्ज होने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये तो बस पहला चरण है, 8 चरणों की लंबी चुनौती है। पश्चिमी मिदनापुर से प्रेमा राजाराम के साथ पौलमी साहब, खड़गपुर आज तक। पहले दौर की चुनावी जंग के बीच बंगाल में जुबानी जंग भी छिड़ी हुई है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि ममता हार रही है। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन का कहना है कि बंगाल की बेटी नंदीग्राम में गद्दार को हराएगी। दीदी जो पहले कभी आज की चुनाव की 27 सीट जीती थी 30 में से, आज पूरा मामला उल्टा हो गया है और उनकी बातचीत देखिए बुखला गई है, कॉन्फिडेंस लूज हो गया है। उनके कार्यकर्ता जमीन पर नहीं है, वो खुद जितना संभव प्रचार कर रही है और विषय सारा हट गया है। चुनाव का मुद्दा विकास का मुद्दा नहीं है, टूटा हुआ पैर दिखा करके वो भीख मांग रही वोट की। इसका मतलब वो डर चुकी है, हार चुकी है। और जिस प्रकार से भाषा व्यवहार कर रही हो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेकर के हमारे नेताओं के बारे में और उनके साथ काम किए हुए लोग जो आज अलग हो गए उनके बारे में इस पर शब्द प्रयोग कर रही है, ये बंगाल के राजनीतिक कल्चर नहीं है। 2 मई को बंगाल में तृणमूल की सरकार बनाएगी। बंगाल की बेटी बंगाल के गद्दार को नंदीग्राम में हराएगी। मोदी शाह और उनके टूरिस्ट गैंग अन्य सदस्यों के साथ हर संस्था को नष्ट करने की कोशिश वो लोग करते रहेंगे। बंगाल की महिलाएं अपने तरीके से साड़ी पहनती है और पहनती रहेंगी।